द स्टडी में आज फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 9 जनवरी 2022 को 23 को होने वाले प्रश्न, मैथ का प्रश्न लेकर के आया हूं, जो 31 से लेकर 45 नंबर तक प्रश्न है। ये बनाने वाला प्रश्न है। अगर आप नए यूज़र्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि अगले को भी कुछ फ़ायदा मिले। तो ये जो प्रश्न है, सीटेट के अलावा जो बिहार विद्यालय के शिक्षक की परीक्षा होने वाली है, उसमें भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, चूँकि वहाँ भी मैथ के अच्छे खासे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न में हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बिल्कुल आसान है, आपको शब्दों में दिया गया है और उसे आपको अंक में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 करोड़, तो इंडियन सिस्टम में ये लिखा हुआ है। अगर 10 करोड़ लिखा हुआ है तो इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है। तो इंडियन सिस्टम में आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस तरह से पहले हम नंबर डाल लेंगे और फिर देखते हैं कि जो सबसे अंत का है उसे क्या है वो। तो 10 करोड़ है, तो यहाँ 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। फिर 20,000, तो 20,000 चूँकि दहाई के हज़ार में आता है, तो 20,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए 20,000 हो गया। तो 10 करोड़ 20,000 अब होता है 203। तो ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं लास्ट में 203। तो इस तरह से ये जो 2 पॉइंट आपके सामने बचा, ये दोनों किस में चेंज हो जाएगा, ये दोनों ज़ीरो में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मिल गया 10 करोड़ 20,203। तो 3 ज़ीरो है, देख लीजिए कहाँ पे 3 ज़ीरो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे आ रहा है कि 3 ज़ीरो, 10 करोड़ 20,203। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप थोड़ा इंडियन सिस्टम पे भी जाके इसे दुरुस्त कर लें। आपके पास 8वां 9वां और क्या कहते हैं 6ठे 5वीं की घर में बुक होगी, उस पर आप इंडियन सिस्टम से ज़रूर उसको चेक कर लें। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 32, 31 कंप्लीट हुआ। 32 कहता है, निम्न में से कौन सा भिन्न 4/5 से छोटी और 1/2 से बड़ी। मतलब देखिए 4/5 से छोटा बोल रहा है, तो छोटा का मतलब हो गया कि 4/5 बड़ा रहेगा और 1/2 से बड़ा। तो 1/2 से बड़ा, यहाँ पे इस बीच में कौन सा भिन्न आएगा, 8/9 आएगा, 7/9 आएगा, 1/3 आएगा, 2/5 आएगा। तो इसे हम लोग, इस तरह का जब प्रश्न देता है तो इसे हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि ये जितना भी दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ आपको जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ जो 2 भिन्न दिया हुआ है, इस दोनों के हरों का एलसीएम लीजिए। तो आपको यहाँ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो हर दिया हुआ है 9, इसमें दिया हुआ है 9, तो एक 9 ले ही लिया। यहाँ दिया हुआ है 3, तो 3 ले लिया। और यहाँ दिया हुआ है 5, तो 5 ले लिया। और इसमें भी 5 है, तो 5 एक बार ले ही लिया। यहाँ 2 है, तो 2 ले लिया। अब इसे लेने के बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, तो 3 तिया 9, 3 एका ही 3, ये 5, ये 2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 × 3 × ये 1 हो गया। 1 का कोई मतलब होता नहीं है, 5 आप नहीं भी लिखिएगा, 1 तो कोई बात नहीं। तो 3 तिया 9, 9 पंचे 45, 45 दूना 90, ये आपका एलसीएम हो गया 90। तो अब ये एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, देखिए चूँकि ये समझाने वाला क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा लंबा इसको समझा रहे हैं। तो अब इस एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न पे जाएंगे। एलसीएम याद रखिएगा कितना आया, 90। तो अब 4/5 को हम लोग क्या करेंगे, 4/5 में हर को हम लोग 90 बनाएंगे। तो 5 को 90 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 18 से करना होगा। 18 पंचे 90, तो 18 से अंश को भी करना होगा। तो 4 और 18, 18 चौका देखिए 72/90। अब दूसरा कौन सा आ गया, तो 1/2 को भी आप 90 बनाइए, 1/2 को भी 90 बनाइए। तो 2 को 90 बनाने के लिए आपको 45 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 45 दूना 90
और ये 1 इंटू 45 मतलब 45/90 आ गया। उसी तरह 8/9 को आप 90 बनाइए। तो आप समझ रहे हैं कि 9 को 90 बनाने के लिए कितना से 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 को भी 10 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 80/90। 7/9, 7/9 नीचे 9 है, इसको 90 बनाना है तो 10 से करना होगा। तो ऊपर वाले को भी 10 से, मतलब ये हो जाएगा 70/90। तो इसी तरह से फिर 1/3 है। चलिए 1/3 है तो 3 को 90 बनाने के लिए कितना से करना होगा, 30 से। तो देखिए 30 तिया 90, तो ऊपर को भी 30 से करना होगा तो ये हो जाएगा 30/90। अब आपके सामने जो अंतिम संख्या है 2/5, 2/5। तो पहले ही इसमें हमने किया था कि 5 को 90 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई किया था, तो 18 पंचे 90 हुआ था। तो 2 को करेंगे तो 18 दूना 36 हुआ। तो अब इसे आप अरेंज कर लीजिए। देखिए जो हमारे पास इस साइड आया है, जो हमारे पास इस साइड आया है, ये पहला आया कितना 72/90, दूसरा आया 45/90, तीसरा आया 80/90, चौथा आया 70/90, 30/90, इस तरह से 36/90। तो ये हमारे पास जितना भी फ्रैक्शन है वो आ गया। तो अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए सबका जो हर है वो तो 90 हो गया, सबका हर 90, सबका हर 90 हो गया। तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा हो गया। तो इसमें हम ढूंढेंगे अंश किसका सबसे बड़ा है, तो हमें इसका अंश सबसे बड़ा लग रहा है। तो सबसे बड़ा संख्या हो गया 80/90। उसके बाद किसका है, तो आप देख रहे हैं 70 नहीं 72 है, ये है। तो अब हो गया कौन 72/90, एकदम इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कौन आ गया, तो 70/90। टसकिएगा नहीं, यहीं पे रहिए, एकदम ध्यान से देखिए, समझा। आप लोग समझते नहीं हैं और यहाँ से खसकने लगते हैं। आप समझिए और तब खसकिए। तो 80/90, 72/90, 70/90। अब देख लीजिए आप कौन सा है, 70 के बाद कौन सा है, तो आप देख सकते हैं 45/90। तो अगला आ गया 45/90 और उसके बाद कौन है 36/90। चलिए तो 36/90 और जो सबसे छोटा है 30/90, 30/90। तो इस तरह से हमने सीरियल कर दिया कि 80/90 पहला, दूसरा 72/90, 70/90, 45/90, इस तरह से हो गया। तो अब हम देखेंगे कि प्रश्न में हमसे क्या किसके बीच मांग रहा है, 4/5 और 1/2। तो देखिए 4/5 कितना आया था आपके पास, 4/5 आया था यही 72/90। तो इसको आप लीजिए। और 1/2 कितना आपके पास आया, तो 1/2 देख लीजिए कहाँ है ये, 1/2 45/90। तो वो बोल रहा है कि इसके बीच में कौन है। तो अभी यहाँ से आप लोग ढूंढ लीजिए। देखिए 45/90 और 72/90 के बीच में कौन सा है। तो देख लीजिए 45/90 ये है और 72/90 है ना, ये है। तो इस दोनों के जो बीच में आया, देख लीजिए ये कौन आया, ये आया 70/90। तो 70/90 कौन है, 7/9 है। यही ना पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कौन है, 4/5 से छोटा, 1/2 से बड़ा। तो देखिए 4/5 का आया था 72/90 और 1/2 का आया था 45/90। तो 70/90 और 45/90, सॉरी 72/90, 4/5 का आया था 72/90 और 45/90 के बीच में आपको यही आया 70/90। तो 70/90 किसका हो गया,
7/9 का हो गया। तो आपका आंसर ये होगा 7/9। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से इसको हम समझा देंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है उस पे हम लोग इरेज करके आते हैं। चलिए हाँ, अगला प्रश्न कहता है 6 अंकों की संख्या। देखिए 6 अंकों की संख्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 56। ये वाला 33 नंबर प्रश्न है। 56, 23, 4 के में के का क्या मान होगा यदि यह संख्या 6 से विभाजित। तो एक रूल है कि 6 से वही संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 3 से विभाजित, जो 2 और 3 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। देखो 2 से विभाजित करने के लिए के की जगह पे या तो 0 आएगा, है ना। लास्ट अंतिम अंक 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिसके अंत में या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए। तो ऑप्शन में ऐसा कौन कौन है? ये भी 2 से विभाजित होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसका मतलब है कि ये तो पहले ही ऑप्शन छट गया 2 से विभाजित होने में। अब 3 से विभाजित को हम लोग देखेंगे कि 3 से कौन विभाजित होता है। 3 से वो संख्या विभाजित होती है जो जिसका सभी डिजिट का जोड़ 3 से विभाजित हो जाए। तो अब इस सब डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे। 5 और 6 11 हो गया, 11 2 13 हो गया, 13 3 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, तो 20 हो गया। अब 20 में कितना जोड़ेंगे कि वो 3 के टेबल में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम 0 जोड़ करके देखेंगे। तो 0 जोड़ेंगे तो 20 का 20 ही रहेगा, जो 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि 0 इसका आंसर नहीं होगा, तो 0 भी कट गया। अब आ जाता है इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे, सी नंबर ऑप्शन। तो 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 24, मतलब ये 3 से कटता है, 8 त्रिक 24। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैथ है, धैर्य आपको बनाए रखना होगा, इसे समझना पड़ेगा और थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो इस तरह से 33 नंबर प्रश्न क्लियर हुए। चलिए अब 34 नंबर प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं। यहाँ 34 नंबर प्रश्न कहता है, 34 नंबर प्रश्न कहता है 28 विद्यार्थी की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं। यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं तथा लड़कियां का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, बताइए लड़का कितना भाग प्रतिदिन दांत साफ करता है। तो सबसे पहले लड़का का भाग पूछ रहा था, हमें तो लड़का की संख्या निकालना होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुल कितना है, 28 विद्यार्थी है, 15 लड़की है। तो लड़का कितना होगा, 28 माइनस 15, ये लड़का हो जाएगा। तो लड़का कितना हो गया, 13। तो अब ये चीज़ हम निकाल लिया कि लड़का हो गया 13। अब इसको हम मिटा देंगे। चलिए लड़का 13, बी लिख दिया। बॉयज़ कितना हो गया आपके पास, 13, और गर्ल्स कितना हो गया, 15। टोटल कितना हो गया, 28। ये 3 चीज़ हमारे पास अब मिल गया। ठीक है। अब कह रहा है कि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन दांत साफ करता है। तो देखिए दांत साफ करता है 200 लिख दिया। कितना करता है, 21 विद्यार्थी। इसका मतलब हो गया कि 7 विद्यार्थी दांत साफ नहीं करता है। तो 21 साफ करता है, 7 नहीं करता है। ये भी मेरे पास निकल गया। अब हम लोग आते हैं कि तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन दांत साफ करता है। तो देखिए लड़की कितनी है, 15, तो इसका 3/5, तो 15 का 3/5
5, तो कितना हो गया 5 तिया 15, 3 तिया 9, मतलब कि 9 लड़कियां प्रतिदिन दांत साफ करती है। तो 9 लड़कियां करती है दांत साफ। देखिए यहाँ से दांत साफ वाला पोर्शन है ये सब। तो ये 9 लड़कियां दांत साफ करती है, तो लड़का कितना करेगा? तो देखिए टोटल तो 21 है, दांत साफ करने वाला टोटल 21 है, जिसमें 9 गर्ल्स है। तो कितना बॉयज़ निकला? 12 लड़का है जो दांत साफ करता है। समझ में आया? तो 12 बॉयज़ है जो दांत साफ करता है। तो अब यही पूछा, अब बॉयज़ की टोटल संख्या कितनी है? तो बॉयज़ की टोटल संख्या हम पहले ही निकाले थे 13 है। तो 13 लड़का में 12 लड़का दांत साफ करता है। तो अब पूछ रहा है कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है, बताइए कि लड़का का कितना भाग। तो देखिए 13 लड़का में 12 लड़का, तो मतलब 12/13, यही आंसर हो जाएगा। 13 लड़का में 12 लड़का दांत साफ करता है, तो 12/13। अब समझ में आ गया होगा, एकदम सीरियली समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से बैक जाइए और बैक से इसको रिवाइज करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो 12/13 लड़का दांत साफ करता है। तो चलिए 34 नंबर प्रश्न भी क्लियर हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है, आप पढ़िए। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सत्य पूछ रहा है, तो सत्य पूछ रहा है, तो अब सत्य पे हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए बोलिए, प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि योज प्रतिलोम किसे कहते हैं। योज प्रतिलोम का मतलब हो गया, इसको लिख लीजिएगा, योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम का मतलब है, जैसे अगर 2 के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब इसके साथ प्लस है, तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? -2। मतलब योज प्रतिलोम का मतलब होता है कि जब कोई संख्या का हम योज प्रतिलोम ढूंढते हैं तो ठीक उसका विपरीत साइन वाला संख्या योज प्रतिलोम होता है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे हमें 0 आना चाहिए। जैसे अगर -1 रहे तो इसका योज प्रतिलोम पूछे तो क्या आ जाएगा? +1। अब देख रहे हैं -1 +1 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? +2 -2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा ना। तो योज प्रतिलोम का मतलब होता है ठीक विपरीत साइन वाली संख्या। तो क्या प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है? ऐसा नहीं हो सकता है। योज प्रतिलोम से बड़ी कैसे होगी? जैसे देखिए +2 है, तो इसका योज प्रतिलोम क्या बना हमें? -2। -2 तो छोटा है ना, लेकिन -1 का योज प्रतिलोम क्या बना? +1। तो यहाँ बड़ा है, तो एक बार योज प्रतिलोम छोटा हमें मिला, एक बार योज प्रतिलोम बड़ा मिला। तो योज प्रतिलोम आप समझ गए होंगे कि बस अगर संख्या में प्लस है तो उसमें माइनस लगा देंगे, वही योज प्रतिलोम होगा। तो योज प्रतिलोम कभी छोटा, जैसे +2 का योज प्रतिलोम -2 तो छोटा हो गया, अब -1 का योज प्रतिलोम +1 तो यहाँ बड़ा हो गया। उसी तरह यहाँ -2 का अगर योज प्रतिलोम पूछता तो +2, तो यहाँ योज प्रतिलोम बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ योज प्रतिलोम छोटा है। तो आप समझ गए होंगे योज प्रतिलोम सदैव बड़ा नहीं होता है, कभी छोटा भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा गलत हो गया। अब बोल रहा है किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। तो ये भी हम गलत मानते हैं, प्रत्येक से बड़ा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको पूर्णांक के बारे में समझना होगा, इसको हम मिटा सकते हैं। योज प्रतिलोम आप समझ गए होंगे। चलिए अब आ जाता है कि 2 पूर्णांक। पहले तो ये समझिए पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक का मतलब होता है जैसे 1 1 2 3 4
आगे जितना आपको लिखना है लिखते चले जाइए, 1000, 2000, 5000, ये सब पूर्णांक है। लेकिन इसमें माइनस में भी हम लिख सकते हैं, -1, -2, -3, ये सब पूर्णांक है। सिर्फ पूर्णांक कौन नहीं होगा, जैसे पॉइंट में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो ये पूर्णांक नहीं हुआ। पूर्णांक का मतलब -1, -2, -3, 1, 2, 3 सब क्या है, सब पूर्णांक है। तो पूर्णांक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि प्रश्न क्या कहता है हमको। तो देखिए प्रश्न कहता है कि किन्हीं भी दो पूर्णांक का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। तो ऐसा मुश्किल है। अब सिंपल सी बात है, हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि पूर्णांक 2 है और इसमें अगर हम -3 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, -3 जोड़ते हैं, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा। एक है -3, एक है 2, एक है -3, एक है 2, तो हो जाएगा -1। अब बताइए ये -1 जो है 2 से बड़ा हुआ नहीं ना, हुआ 2 से छोटा हो गया। तो ऐसी कंडीशन है कि हमेशा दो पूर्णांकों का जोड़ बड़ा ही नहीं होता है, कभी किसी संख्या से छोटा भी होता है। तो यहाँ हमें मिल गया +2 -3 दोनों का जब जोड़ है तो -1 आया। -1 -3 से तो बड़ा है लेकिन +2 से छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यकीनन है जब 2 गलत हो गया तो तीसरा और चौथा सही होगा, इसका मतलब डी आपका आंसर हो गया। लेकिन हम लोग ये भी समझ लेते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ देना, कोई भी संख्या में एक जोड़ दीजिए तो वो परवर्ती हो गया। जैसे -2 में अगर +1 कर देते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो ये परवर्ती हो गया। अब पूर्ववर्ती क्या होता, -2 में एक माइनस कर दिया तो यहाँ -3 हो गया, तो ये पूर्ववर्ती हो गया, मतलब उससे पहले वाला, समझ गए। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती हो गया। तो इसका आंसर आप समझ गए, एक संख्या और उनके योज प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। देखिए योज प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा। कैसे होगा वो आपको अभी हम बताए हैं कि एक संख्या प्लस में होगी और दूसरी संख्या माइनस में होगी। तो देखिए जब एक संख्या मान लिया कि -2 है तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, +2 होगा। और ये +2 को -2 से हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो गुना क्या होगा, पहले तो प्लस और माइनस को गुना करना का, तो प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4, तो ऋणात्मक आया कि नहीं हुआ। तो योज प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से अभी तक हम लोग 35 नंबर प्रश्न को पूरा किया। तो अब जो हमारा प्रश्न आएगा वो आएगा 36 नंबर प्रश्न। देखिए आसान प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर में क्या कहता है, एक दुकानदार ने सेब के 138 डब्बे खरीदे। कितना डब्बे, डब्बा मतलब बॉक्स, हम बॉक्स से कर देते हैं, 138 बॉक्स। अब कह रहा है कि प्रत्येक बॉक्स में 24 सेब है। तो सेब जो है एक बी इक्वल टू कितना एप्पल, 24 एप्पल, ठीक है। तो एक बॉक्स में 24 एप्पल है, तो कितना टोटल एप्पल हो गया वो हम लोग गुना करके निकाल लेंगे कि टोटल एप्पल। तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल जाएगा। एक बॉक्स है, टोटल बॉक्स है 138, एक बॉक्स में 24, तो टोटल बॉक्स में कितना सेब था, इसको गुना करेंगे, 8 चौका 32 है ना, 4 तिया 12 और 3 15 और 4 एक कहीं 4 और 1 5, फिर 8 दूना 16, 3 दूना 6 1 7, 2 एक कहीं 2, तो टोटल सेब निकल गया 2 6 5 11, 7 5 12, 1 13 और 2 1 3, मतलब 3312। ये कैसे निकला आप समझ गए होंगे। अब हम लिखेंगे टोटल सेब सिर्फ, ठीक है। तो टोटल एप्पल कितना निकला था, मिस करके देख लेते हैं टोटल एप्पल कितना आया था।
3312, एकदम इसको याद रखिएगा। टोटल एप्पल 3312। चलिए इसे लिख लेते हैं 3312। अब हमसे पूछ रहा है कि खरीदे, पहले दिन वह सेबों के केवल इतना डब्बे ही बेच पाया। कितना डब्बा? तो 117 है ना, 3/4 डब्बा बेच पाया। तो कितना सेब बेचा होगा? चूँकि देखो इतना डब्बा सेब बेचा ना, तो एक डब्बा में 24 सेब है, तो टोटल उसने कितना सेब बेचा। तो पहले तो इसको हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं कि देखिए 117 7 चौका, देखिए 117 को 4 से पहले गुना कर लीजिए। 7 चौका 28, 4 एकाही 4 और 2 6, 4 एकाही 4, तो 468। आइए उसमें जोड़ दिया जाता है, मतलब इस दोनों का मल्टीपल जो आया उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 471/4। तो इसको जब हम फ्रैक्शन, इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा 471। तो 471/4 डब्बा कितना हो गया ये 471/4 डब्बा। तो 471/4 डब्बा में कितना सेब आएगा? तो एक डब्बा में 24, तो इसको 24 से गुना कर देंगे। तो 24 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24। तो टोटल सेब कितना इसने बेचा? 6 एकाही 6, 7 छक्के 42 के 2 और 6 चौका 24 और 4 28। मतलब इतना डब्बा सेब उसने बेचा ना, तो इतना डब्बा को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज किए तो इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिया तो कितना आया 471/4। तो यही हमारा डब्बा की संख्या निकली। ये क्या निकला? डब्बा की संख्या। और इतना डब्बा जब सेब हमने बेचा, तो एक डब्बा में हम लोग 24 सेब बेचते थे ना, तो जितना डब्बा बेचा उस तो सेब में अगर चेंज करेंगे टोटल सेब कितना हुआ, तो उसको 24 से गुना कर देंगे। तो 24 से गुना किया तो ये 4 से 24 कटा 6 बार में, 6 से 1 को मल्टीप्लाई किया 6, 7 चौका 7 छक्के 42 के 2 और 6 चौका 24 और 4 28। टोटल हमने 2826 सेब बेचा। तो टोटल सेब हमारे पास कितना था याद है आपको? देखिए यहाँ टोटल सेब था 3312 निकला था। 138 डब्बे में 3312 सेब आया था और बेचा कितना 2826 सेब। तो बच गया कितना? 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और ये 0 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, मतलब 486 सेब बच गया। तो आंसर इसका 1 हो जाएगा 486 ए। तो इस तरह से ये 36 नंबर प्रश्न भी हो गया। आज का लास्ट प्रश्न जो 37 नंबर प्रश्न है उसे करके आज का वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है सदैव कहलाता है। तो आपको यहाँ हम साफ साफ लिख दिए हैं, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें पूरक कोण है आंसर, तो ये हो गया। ऋजु कोण कहते हैं दो कोण का योग, उसको ऋजु कोण भी कहते हैं। जब दो समकोण का कोण 90 डिग्री के आसपास आता है तो उसे ऋजु कोण भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और रैखिक कोण का मतलब होता है कि जुड़ा हुआ जो दो कोण होता है, ये देखिए ऐसे करके जुड़ा हुआ जो दो कोण होता है, इस दोनों का जोड़ जो 180 डिग्री आएगा तो इसे रैखिक कोण कहते हैं। लेकिन पूरक कोण ऐसा भी हो सकता है, ये है और ये है, अलग अलग भी हो सकता है, बस इस दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए। अब इस रैखिक कोण जो होता है एकदम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा, तो वो अलग अलग भी हो सकता है, तो इसलिए उसको पूरक कोण कहेंगे। तो ये हो गया पूरक कोण। और जो 38वां प्रश्न है उसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, देखिए एक न्यून कोण और एक समकोण। क्या बोल रहा है प्रश्न कि एक न्यून कोण
क्या बोल रहा है कि एक न्यून कोण, खास तौर से ध्यान रखिएगा, यहाँ बोल रहा है सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं पे ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। तो अधिक कोण यकीनन होगा, काहे कि न्यून कोण होता है कुछ भी 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। तो मान लिया कि एक ही डिग्री 90 डिग्री से छोटा का एक ही डिग्री हुआ, तो 1 डिग्री 91 हो गया ना, तो 91 डिग्री कोण जो हुआ वो 90 से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो जैसे ही ये प्रश्न हम लोग 90 से ज़्यादा जो भी होगा, समकोण को 90 कहते हैं, तो 90 से कुछ भी उसमें जोड़ेंगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हुआ कि वो अधिक कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण ये क्या है, ये सही हो गया कि ये सही है, ये गलत नहीं है, सदैव एक अधिक कोण होगा। दो न्यून कोण का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि दो न्यून कोण का योग हमेशा क्या हो, कम हो। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री और 45 डिग्री ये दोनों न्यून कोण है, ये दोनों न्यून कोण है, और इसका जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो समकोण से कम नहीं ना हुआ। 60 डिग्री न्यून कोण है, इसमें आप 40 डिग्री जोड़ लीजिए तो 100 डिग्री हो गया। 100 डिग्री 90 से ज़्यादा हो गया तो यह अधिक कोण हो गया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, दो न्यून कोण का योग सदैव एक समकोण से कम होता है, तो ये तो सरासर गलत हो गया। तो यही तो हमारा आंसर होगा, सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है। और दो अधिक कोणों का योग परवर्ती होगा, मतलब देखिए दो अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा, मान लिया 91 डिग्री और 92 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 183 डिग्री। जैसे ही 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ वो परवर्ती कोण कहलाता है। 360 से कम, 180 से ज़्यादा तो परवर्ती कोण कहलाता है। तो यहाँ वही बोल रहा है कि दो अधिक कोणों का योग सदैव एक परवर्ती होता है। अधिक कोण आप जानते ही हैं 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा को जैसे दो कोण को जोड़िएगा, जैसे 91, 92, 100, तो क्या होगा, 180 से ज़्यादा आएगा, 180 से ज़्यादा आएगा तो परवर्ती हुआ, तो ये भी सही है। और दो समकोण का योग ऋजु कोण होता है। ऋजु कोण अभी बताए थे, ऋजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो समकोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो दो 90 डिग्री को जोड़िएगा तो कितना होगा, दो 90 डिग्री, तो एक ऋजु कोण हुआ कि नहीं है, 180 डिग्री। तो दो समकोण का योग एक ऋजु कोण होता है। ऋजु का मतलब भी होता है 180 डिग्री, रैखिक का मतलब भी होता है 180 डिग्री, पूरक का मतलब भी होता है 180 डिग्री। बस फर्क ये होता है कि पूरक जो होता है वो अलग अलग कोण होता है, दो अलग अलग कोण, और रैखिक जो होता है एक ही साथ जुड़ा हुआ कोण रहता है 180 डिग्री। और ऋजु जो होता है 90 डिग्री को अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा, उसे भी ऋजु कोण कहेंगे। तो इस तरह से 38 प्रश्न आपका क्लियर हो गया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके जो 7 प्रश्न हैं वो फिर हम आपके सामने लेकर के आज ही किसी वक्त आते हैं। तो चलिए इसे आप कंप्लीट कीजिए, अच्छे से समझिए और इसे समझ करके अपने से बनाने की भी कोशिश कीजिए। आप पिछले साल का जो प्रश्न है वो ले आइए और 9 जनवरी 2023 के प्रश्न को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप फिर से इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।